आ रही है। मेरे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, थोड़ी हैरानी होती है, हैरानी इसलिए होती है क्योंकि स्मृति ईरानी ने 2003 में बीजेपी ज्वाइन की, 2004 में लोकसभा चुनाव चांदनी चौक से लड़ा, हार गई, लेकिन एकाएक उनका ग्राफ लगभग 10-11 साल में इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया कि उन्हें एचआरडी मिनिस्ट्री मिलने जा रही है? देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके सामर्थ्य और आपकी किस्मत दोनों पर टिकी होती हैं। कुछ सामर्थ्य होता है और कुछ आपकी किस्मत होती है। स्मृति दोनों में बलवान थी। स्मृति ने अपना पॉलिटिकल करियर तब शुरू किया जब वो अपने टेलीविजन के करियर पे पीक पर थी। वो रिटायर नहीं थी, वो हर्ट नहीं थी, उन्होंने मजबूरी में अपना करियर नहीं छोड़ा था। और वो जब पीक पर थी अपने करियर की, बहू के रूप में एक छवि थी, उनकी आदर्श बहू के रूप में छवि थी, तो उनको बाकायदा उनकी डिमांड बहुत थी पब्लिक मीटिंग्स के लिए, पब्लिक गैदरिंग्स के लिए। चुनाव में उन्होंने बहुत प्रचार किया, अथक प्रचार किया, चांदनी चौक से चुनाव लड़ा, चुनाव हारी। उसके बाद संगठन में उन्होंने बहुत काम किया। उसके बाद वो बीजेपी की नेशनल सेक्रेटरी बनी। नेशनल सेक्रेटरी बनने के बाद वो महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी। महिला मोर्चा के अध्यक्ष बनने के बाद वो उपाध्यक्ष बनी। लगातार संगठन के लिए काम करती रही। उन्होंने आरएसएस में अपनी पैठ बनाई, बीजेपी में अपनी पैठ बनाई। बाद में उनको गुजरात से राज्यसभा के लिए चुना गया। इसी दौरान नरेंद्र मोदी की खिलाफत करने के बावजूद नरेंद्र मोदी और उनके बीच की दूरियां जो हैं वो कम हुई जब नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने क्लोजली काम किया। और नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा था, मैंने एक बार उनसे पूछा था कि आपने नरेंद्र मोदी की इतनी खुलकर मुखालफत की थी, क्या नरेंद्र मोदी ने आपसे पूछा नहीं कभी कि आपने आखिरकार उनकी मुखालफत क्यों की थी? तब स्मृति का जवाब था कि उन्होंने सिर्फ मुझसे इतना कहा था कि तुमने कहा, मैं उस बात को भूल गया, अब तुम मेरे साथ काम कर रही हो, मेरे साथ अच्छे से काम करते चलना। उनको कुछ जिलों की जिम्मेदारी दी गई, वो जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभाई और वो ब्लू आइड गर्ल बन गई नरेंद्र मोदी की। और तब से उनका ग्राफ और तेजी से ऊपर चढ़ता गया और तेजी से उनका ग्राफ बढ़ता गया। और साथ ही साथ फर्स्ट टाइम राज्यसभा एमपी होने के बाद उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ये अपने आप में एक संकेत देता है कि कितना भरोसा करते हैं नरेंद्र मोदी स्मृति ईरानी पर। और सच बात यह है कि वाकई में वो भरोसे के काबिल भी हैं। स्मृति ईरानी को दीपक लेकिन एक ऐसा पोर्टफोलियो मिलने जा रहा है जो सीधे तौर पर देश के एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा होगा और जो कि रोजगार जनरेट करने वाला पोर्टफोलियो उससे जुड़ा हुआ होगा। अभी कुछ देर पहले आपने ये बताया कि नरेंद्र मोदी एक इमोशनल कनेक्ट बनाना चाहते हैं युवाओं के साथ में। 38 साल की स्मृति ईरानी को अगर एचआरडी मिनिस्ट्री दी जाती है तो क्या ये युवाओं को टारगेट करते हुए भी ये सोचा गया होगा? बिल्कुल सोचा गया होगा, युवाओं को टारगेट किया गया होगा। मैंने आपसे पहले बताया कि संघ के साथ बहुत अच्छे रिश्ते स्मृति ईरानी ने पिछले कुछ दिनों में बनाए हैं। तो शिक्षा को लेकर संघ का भी एक एजेंडा होता है, उसको लागू करने में भी संघ को आसानी होगी। साथ ही साथ जिस तरह से शिक्षा का प्राइवेटीकरण हो रहा है, उसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और साथ ही साथ उसका जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, उसको किसी को समझने की जरूरत है। नई नीतियां बनाने की जरूरत है, नई नीतियों को फाउंडेशन देने की जरूरत है। इन सब कामों के लिए उनको लगता है कि स्मृति ईरानी बेहतर होंगी। स्मृति के बारे में एक बात मैं बोल सकता हूं कि स्मृति बहुत अच्छा पढ़ती हैं और पढ़ने के बाद उनके जो ग्रास्पिंग का पावर है, उनके बाद जो चीजों को समझ लेने का पावर है, उनके बाद चीजों को समझने के बाद उसको जो इम्प्लीमेंट करने का पावर है, वो पावर बहुत अच्छा है, वो पावर बहुत बढ़िया है। इसीलिए उनको इस मिनिस्ट्री को संभालना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा, कम से कम मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, ये एक ऐसी मिनिस्ट्री थी जिसे एनडीए की गवर्नमेंट के वक्त में मुरली मनोहर जोशी ने संभाली है। एचआरडी मिनिस्टर रहे मुरली मनोहर जोशी, लेकिन अब स्मृति ईरानी संभालने जा रही हैं। और जैसा कि दीपक ने ये बताया है कि युवाओं को टारगेट करते हुए 38 साल की स्मृति ईरानी को ये मिनिस्ट्री दी जा रही है। लेकिन आगे हम बढ़े उससे